हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के क्वेश्चन के बारे में जो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जल्दी से आप लोग सब आ जाइए और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी डज नॉट अप्लाई टू। अब जो प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी है वो कहाँ अप्लाई नहीं होते, आपको ये बताना है। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस या फिर थेफ्ट इंश्योरेंस। अब यहाँ पर आप आंसर करिए जल्दी से, क्या लगता है आपको कहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी अप्लाई नहीं होता है? देखिए इसका आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपको प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी के बारे में पता होगा। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी का मतलब होता है जहाँ कहीं भी आपका लॉस हो रहा है तो उस लॉस को बचाने के लिए आपने क्या किया था। ठीक है, अब यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस दे रखा है, फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस और थेफ्ट है। तो देखिए फायर इंश्योरेंस में आप कहीं भी आग लगी है तो आप कोशिश करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा माल आप बचा सको। ठीक है, यानी कि आपने देखा कहीं राइट साइड आग लगी है तो लेफ्ट साइड आपका जो भी माल रखा है आप सबसे पहले वो निकालने की कोशिश करोगे कि कहीं ये वाला माल भी इसके साथ ना जल जाए। ठीक है, सेम मरीन इंश्योरेंस में कोई भी आपका जहाज है वो डूब रहा है तो आप वहां से ज्यादा सामान लेने की कोशिश करोगे, दूसरे शिप में आप उसको रखने की कोशिश करोगे जिससे कि कुछ ना कुछ माल आपका बच जाए। थेफ्ट इंश्योरेंस में भी ऐसा ही है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि आप कोई भी किसी भी पर्सन की लाइफ है वो अब खत्म होने वाली है या फिर उसको कोई बीमारी लग चुकी है तो आप ये नहीं सोचोगे उसका एक हाथ बचा लें, उसका एक पैर बचा लें, आप पूरी लाइफ बचाने की कोशिश करोगे। इसलिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी है वो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। आई होप यहाँ पर अब आपको ये वाला क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, insurance is a contract where one party for a consideration undertakes to indemnity another against a possible loss. This does not apply to। वही चीज है, क्वेश्चन आपको घुमा के दे दिया है। कहने का मतलब वही है कि एक ऐसा इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक पार्टी कंसिडरेशन के साथ एक इंडैमनिटी अंडरटेक्स टू इंडैमनिटी अनदर अगेंस्ट अ पॉसिबल लॉस, यानी कि वो वहां पर बचाने की कोशिश करेगी कि कम से कम लॉस हो। ठीक है, तो ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है? आंसर यही है इसका, ऑप्शन सी, लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इन केस ऑफ। अब जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो हम मनी के टर्म्स में उसको मेजर नहीं कर सकते। किस केस में? फायर इंश्योरेंस, मनी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या क्रॉप इंश्योरेंस। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आंसर है फायर में। आप चेक कर सकते हैं जितना माल है उस हिसाब से उसका प्राइस हम निकाल सकते हैं। मरीन में भी हम उसका प्राइस निकाल सकते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्रॉप में भी निकाल सकते हैं। लेकिन लाइफ में आप क्या कह सकते हैं कि किसी पर्सन की लाइफ इतने रुपए की है या इस पर्सन की लाइफ इतने रुपए की है, हम ऐसे नहीं कह सकते ना। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरेंडर वैल्यू इज रिलेटेड टू। अब यहाँ पे इंश्योरेंस में एक टर्म यूज किया जाता है सरेंडर वैल्यू। अब आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। मरीन इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर फायर इंश्योरेंस। क्या लगता है यहाँ पर आपको सरेंडर वैल्यू हमारा किससे रिलेटेड होगा? देखिए ऐसा ये सरेंडर वैल्यू की बात करें तो ये हमारा रिलेटेड है यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस से, क्योंकि यहाँ पर सरेंडर वैल्यू इसलिए यूज किया जाता है टर्म, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है तो वहां पर वो क्या करता है, सरेंडर कर देता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे सरेंडर वैल्यू टर्म यूज किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, in which of the following insurable interest should be present only at the time when policy is taken। यानी कि आपको ये बताना है
जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट होना चाहिए जब हम पॉलिसी लेते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ व्हेन पॉलिसी इज टेकन, जब पॉलिसी ली जाती है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसका होना चाहिए। तो ये किस में होगा? लाइफ इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में, मरीन इंश्योरेंस में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताइए। इस टर्म को याद रखिए, एट द टाइम व्हेन पॉलिसी इज टेकन। देखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट अगर बात करें तो फायर में, मरीन में क्या होता है, जब हमारा इवेंट होता है, जब इवेंट हैपनिंग होगी तब वहां पर हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर बात की गई है एट ए टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, तो वो हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस। जब पॉलिसी ली जाती है तो उस समय उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। It is necessary to show correct date of birth in life insurance proposal according to the following. अब यहाँ पर अगर ये बताया गया है कि किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जरूरी है डेट ऑफ बर्थ को देना, इंडेमनिटी में, इंश्योरेबल इंटरेस्ट में, सब्रोगेशन में, या फिर अटमोस्ट गुड फेथ में? बताइए आंसर। देखिए, यहाँ पर हमने बात की थी इंडेमनिटी की। आपको इंडेमनिटी का मतलब तो समझ में आ ही गया, तो इंडेमनिटी तो कट गया। इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी आपको समझ में आ गया। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है कि आपका हित हो रहा है उसमें या नहीं, उस चीज में, तो इससे आप कोई लेना देना नहीं है, ये भी कट गया। अब दो टर्म आए, सब्रोगेशन और अटमोस्ट गुड फेथ। अभी हमने सब्रोगेशन डिस्कस नहीं किया है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे तो आपका इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब आपको दो ऑप्शन है यहाँ पे, दो ऑप्शन में से बताइए क्या आपका सही होगा, सब्रोगेशन या फिर एटमोस्ट गुड फेथ। कौन सा आपको लगता है कि किसके अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ है वो देना जरूरी होता है? देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है, एटमोस्ट गुड फेथ। एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब यहाँ पर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही नहीं है, यहाँ पर हर उस चीज से है जो कि आपके इंश्योरेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर कोई और बीमारी है या फिर कोई भी आपका फैक्ट है आपके शरीर से रिलेटेड, या फिर आप कोई भी इंश्योरेंस करा रहे हैं उस चीज से रिलेटेड कोई भी फैक्ट है, तो वो सारा चीज आपको इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करनी होगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चले, तो वहां पर क्या होगा, अगर किसी भी तरह का लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पीछे हट जाएगी और आपको किसी भी तरह का पैसा वो नहीं देगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जरूरी होता है कि किसी भी तरह का फैक्ट है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, तो वो सब आपस में डिस्क्लोज होनी चाहिए कंपनी के साथ, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी हम सब्रोगेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस इज टेकन फॉर। अब लाइफ इंश्योरेंस जो है वो लिया जाता है केवल रिस्क के पर्पस से, केवल इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, या फिर ना तो रिस्क और ना ही इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, या फिर बोथ रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के पर्पस से लिया जाता है? बताइए। बताइए, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो किस पर्पस से लिया जाता है? देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। अब रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट क्यों है ये जान लीजिए। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कोई भी पर्सन लेता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ये सोच कर लेता है कि मैं अ, एक पर्टिकुलर टाइम तक इसका प्रीमियम दूंगा, उसके बाद अगर मुझे कुछ नहीं होता है तो ये सारा अमाउंट इकट्ठा होके मुझे इंटरेस्ट के साथ बाद में मिल जाएगा, ठीक है। और या फिर अगर मेरी डेथ होती है तो जो मेरे फैमिली मेंबर्स होंगे उनको ये पैसा मिल जाएगा, जिससे कि बाद में उनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हम दोनों ही चीज़ आ गई, एक रिस्क हो गया और एक इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर उसको कुछ नहीं होता है, वो जो भी पॉलिसी है उसके टाइम पीरियड तक वो जिंदा रहता है, तो ये उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को उसका पैसा मिलेगा, तो वो उसके लिए क्या हो गया, एक रिस्क हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, बोथ रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट बोथ पर्पज से, ठीक है। नेक्स्ट है द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कवर्स एक्ट्स विच आर। अब जो अल्ट्रा वायरस का जो
यहाँ पर सिद्धांत है वो क्या चीज़ कवर करता है आपको ये बतानी है। ऑप्शंस है यहाँ पर बियॉन्ड द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स ओनली, beyond the object stated in memorandum of association only, beyond the powers of chief executive of the company only, या फिर beyond the powers of the debenture holders and creditors only। बताइए जो अल्ट्रा वायरस है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है। देखिए यहाँ पर हम बात करें अल्ट्रा वायर्स की, तो ये हमारा आपको ये पता है कि जो हम कंपनी के अंदर कोई भी काम होते हैं तो वो किसके थ्रू होते हैं, जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग सारे काम होते हैं, और ये चार्टर भी कहलाता है कंपनी का। लेकिन अगर कोई भी काम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाकर होते हैं तो उसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओनली। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पेमेंट ऑफ क्लेम। अब पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें क्या था, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। अब यहाँ पर है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पेमेंट ऑफ क्लेम, यानी कि दोनों टाइम आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। वो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस या फिर फायर इंश्योरेंस, बताइए। ये दो कंडीशन कब हो सकते हैं बताइए। देखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पेमेंट ऑफ क्लेम तब होगा जब कोई भी ऐसा कंपनी को लगता है कि ये काम जो भी पर्सन, यानी कि जिसने ये पॉलिसी ली है या जिसने भी ये इंश्योरेंस लिया है वो ये खुद काम करके कंपनी को से पैसा ले सकता है। तो ऐसा कब हो सकता है, फायर इंश्योरेंस में हो सकता है कि पर्सन ने इंश्योरेंस करा लिया हो और फिर बाद में वो खुद आग लगा के पैसा कंपनी से ले ले। तो इस चीज़ को देखते हुए कंपनी ने ये डिसाइड किया कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट के समय भी होना चाहिए और पेमेंट के टाइम भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, फायर इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में तो आपको पता ही है एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी है। मोटर इंश्योरेंस यहाँ पर जब इवेंट होगा, और मरीन इंश्योरेंस में भी जब इवेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस कवर्स। अब फायर इंश्योरेंस में क्या चीज़ कवर की जाती है, एलिमेंट ऑफ रिस्क ओनली, एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोथ ए एंड बी या फिर नाइदर ए एंड नॉर अबव, बताइए। बताइए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क भी हो सकता है और एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही होंगे। अब ये दोनों किस तरह से होंगे ये जान लेते हैं। देखिए फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो भी आपका आपने इंश्योरेंस कराया है वो अमाउंट, और साथ में जो आपका रियल लॉस हुआ है, यानी कि रियल जो भी आपका फायर के थ्रू लॉस हुआ है उनमें से जो भी कम होगा उसका भुगतान कंपनी के द्वारा किया जाता है। हो सकता है आपने इंश्योरेंस कराया 50,000 का लेकिन लॉस हुआ सिर्फ 30,000 का, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 30,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन हो सकता है यहाँ पर कि आपने इंश्योरेंस कराया था 30,000 का, लेकिन आपका जो लॉस हुआ है वो हुआ है 50,000 का, तो वहाँ भी उस केस में आपको 30 मिलेंगे। यानी कि दोनों में से जो भी कम हो वो आपको मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये बोथ एलिमेंट ऑफ रिस्क और एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं? कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इन अ कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी, ये पॉलिसी है। ठीक है, पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इज इंडेमनिफाइड। कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी आपने ली है उसमें आपको ये बताना है कि जो इंडेमनिफाइड लॉस है वो कौन सा है। लॉस ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, लॉस ऑफ, ये एनी टी है। ठीक है, इसको कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट ड्यू टू फायर, लॉस ऑफ लॉस ड्यू टू थेफ्ट ड्यूरिंग फायर, या फिर लॉस ड्यू टू डैमेज अराउंड द वेन्यू ऑफ फायर, बताइए।
देखिए कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी में क्या होता है, ये कभी भी जो कॉर्पोरेट इमेज या इस तरह की चीज़ें हैं कि आपने लॉस करवाया था लेकिन सॉरी आपने जो इंश्योरेंस करवाया था फायर का, लेकिन आपका जो लॉस हुआ है वो चोरी से हुआ है, यानी किसी और कारण से हुआ है, वो आग ना लग के हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर उन चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। कॉन्सिक्वेंटल पॉलिसी के अंदर उस चीज़ को के यहाँ पर कंसिडर करते हैं जो कि नेट प्रॉफिट से रिलेटेड होती है, यानी कि कोई भी ऐसी आपका फायर के थ्रू लॉस हुआ है जो कि हमारे नेट प्रॉफिट को कम कर रहा है, वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट्स ड्यू टू फायर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इन मरीन इंश्योरेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट इज नेसेसरी। मरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो जरूरी है, उसकी एग्जिस्टेंस का, जब पॉलिसी ली जा रही है, जब लॉस हमारा हो रहा है, या फिर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर बोथ व्हेन द पॉलिसी इज टेकन एंड व्हेन द लॉस इज कॉज्ड। बताइए क्या होगा यहाँ पर, मरीन इंश्योरेंस में कब होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट? देखिए हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, मरीन में जो हमारा इवेंट होता है, इवेंट का मतलब है जब हमारा लॉस होगा तब हमारा यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द लॉस इज कॉज्ड, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मरीन इंश्योरेंस का इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस समय होना चाहिए, यानी कि उसका हित उस समय होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लाइड वारंटी इन अ मरीन इंश्योरेंस। अब इम्प्लाइड वारंटी आपको यहाँ पर बतानी है मरीन इंश्योरेंस में, लीगलिटी ऑफ एडवेंचर, गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, या फिर इंडेमनिटी। क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? देखिए यहाँ पे इम्प्लाइड वारंटी की बात की जा रही है। इम्प्लाइड आप समझते हैं, यानी कि जो बिना कहे, यानी कि वो चीज़ होनी ही चाहिए, अंडरस्टूड है वो चीज़, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड, यानी कि वहाँ पर आपको रिटन में नहीं दिया जाएगा लेकिन वो चीज़ होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है लीगलिटी ऑफ एडवेंचर, यानी कि आप कोई भी वहाँ पे मरीन के थ्रू कोई भी माल भेज रहे हो या ला रहे हो, तो उसमें जो माल है वो लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपको इलीगल माल लेके जा रहे हो। तो जो एडवेंचर है आपका, यानी कि जो इवेंट हो रहा है वो आपका लीगल होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी द आरडी क्लॉज मींस। आरडी का मतलब क्या होता है, रिड्यूस डैमेज क्लॉज, रिस्ट्रिक्ट डैमेज क्लॉज, रिकरिंग डैमेज क्लॉज, या फिर रनिंग डाउन क्लॉज। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, ये आपको मैं नहीं पता होगा, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आरडी क्लॉज का मतलब यहाँ पर होता है रनिंग डाउन क्लॉज, और रनिंग डाउन क्लॉज के साथ साथ इसको 3/4 परिचालन तकराहट भी बोलते हैं। अब परिचालन तकराहट का मतलब यहाँ पर, ये तो मुझे इंग्लिश में भी इसका नहीं मिल पाया है, अगर मुझे इंग्लिश में मिलता है तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई भी इंश्योरेबल जो जहाज होता है वो दूसरे जहाज से टकरा जाता है, यानी कि आपका एक शिप जब दूसरे शिप से टकरा जाता है, तो यहाँ पर उस जहाज को, यानी कि जो इंश्योरेबल शिप है, उसको कंपनी की तरफ से, यानी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कुछ हेल्प मिल जाती है। ठीक है, लीगल हेल्प मिल जाती है, यानी कि आपका शिप को आपने इंश्योर करवा रखा है, और जब वो दूसरे शिप से टकराता है तो उस केस में आपका लॉस होगा, तो उस केस में आपको कुछ हेल्प मिल जाती है, यानी कि कुछ फंड आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिल जाता है, तो वहाँ ये टर्म यूज होता है रन एंड डाउन क्लॉज। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
तो आज के लिए यही क्वेश्चंस थे। होप आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अभी आप और भी क्वेश्चंस चाहते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड तो ज़रूर बताइएगा, हम उनको भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।